बार बार अभिभाषण में किया गया है और विंड पावर को लेकर हजारों खेजड़ियों को काटने का काम जो राजस्थान के अंदर चल रहा है उसके प्रति लोग आक्रोशित हैं, इसलिए वो धरने पर बैठे हैं। जिस वृक्ष को हम लोग देवतुल्य मानते हैं उस वृक्षों की कटाई हजारों की तादाद के अंदर हो रही है, हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सभापति महोदय, इस पे सरकार को सोचने की जरूरत है। सरकार को चाहिए तो ये कि जो खेजड़ी के पेड़ों को काटा जा रहा है उनकी जगह वापस हजारों की तादाद में वो पौधे लगाए जाएं, उन पेड़ों को संरक्षित किया जाए। लेकिन यहाँ पर सरकार बिल्कुल मौन है, इनकी तरफ से एक भी लाइन इस सदन के अंदर नहीं आई, ना अभिभाषण के अंदर आई है। सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आती हूँ, झुंझुनू जिले से, वहाँ पे अवैध कटाई चल रही है और हरियाणा के अंदर उनका काला धंधा चल रहा है। हजारों की संख्या के अंदर पेड़ काटकर हरियाणा की सीमा के ऊपर उनको बेचा जा रहा है। वहाँ पर मंडी लगती है सिंघाना के अंदर, बॉर्डर के ऊपर, हरियाणा झुंझुनू बॉर्डर के ऊपर खेजड़ी की तस्करी के लिए मंडी लगती है और वहाँ पर खेजड़ी की तस्करी होती है बिल्कुल प्रशासन की नाक के नीचे। सभापति महोदय, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो तस्करों को संरक्षित कर रहे हैं और इस तरीके से खेजड़ी की तस्करी हो रही है। बैठ जाओ। मंडी कभी से भी लग रही हो, ठीक है, हमने नहीं संभाला इसलिए हम इस तरफ बैठे हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि उस समय सरकार किसकी थी और आज किसकी है, ये आपका और हमारा दायित्व बनता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभापति महोदय, हम लोग यहाँ पे नशा मुक्त राजस्थान की बात करते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर नांद गांव के अंदर 100 करोड़ की एमडीएम की फैक्ट्री को सीज किया गया और राजस्थान की पुलिस ने नहीं करा। सभापति महोदय, महाराष्ट्र की पुलिस वहां पर आई है। हमारे प्रशासन को पता भी नहीं है कि इस तरीके से गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा है। तो ये सोचने की बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं। केवल यहाँ पर राम की बात करने से, केवल यहाँ पर पेपर लीक की बात करने से आप इतिश्री नहीं कर सकते हैं। देश के और राजस्थान के हालात बहुत खराब है। आप लोग जब चुनाव में जाओगे गांव के अंदर तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है। अब आप बात करते हैं अभिभाषण की, आपने संकल्प पत्र लेकर आए, घोषणा पत्र लेकर आए। मैं 4-5 बातें उन घोषणा पत्र की आपको बताती हूँ। आपने अपने संकल्प पत्र के अंदर, जो आपके लिए बिल्कुल संविधान के बराबर आप उसको मान रहे थे, आपने एमएसपी के बारे में संकल्प पत्र के पेज 9 पर आपने कहा कि ज्वार, बाजरे एवं गेहूं के एमएसपी पे खरीद को आपने संकल्प लिया है। लेकिन सभापति महोदय, इस अभिभाषण के अंदर केवल गेहूं का जिक्र किया गया कि गेहूं को एमएसपी पे खरीदा जाएगा। आपने ये घोषणा नहीं करी कि खरीफ 2026 के बाजरा व ज्वार के समर्थन मूल्य पर आप खरीद करेंगे कि या नहीं करेंगे। सभापति महोदय, आपने संकल्प पत्र के पेज नंबर 8 पर कि हम केंद्र के साथ मिलकर ईआरसीपी को समयबद्ध रूप से पूरा करेंगे। लेकिन सभापति महोदय, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस अभिभाषण के अंदर आपने ईआरसीपी का नाम तक नहीं लिया। मुख्यमंत्री महोदय 4 बार हमारे झुंझुनू जिले में चले गए, यमुना का पानी आएगा। 2 साल हो गए हैं, डीपीआर बन जानी चाहिए थी, यमुना के ऊपर काम चालू हो जाना चाहिए था। न तो केंद्र की सरकार अपने बजट में यमुना पर बात करती है, न हरियाणा की सरकार अपने बजट के अंदर यमुना पे बात करती है। केवल और केवल मुख्यमंत्री जी वहां पर जाते हैं और यमुना की बात करते हैं। यमुना का पानी कोई बोतल में भर के ले आए हो तो हमें पता नहीं है, लेकिन धरातल पर दूर तक यमुना का पानी लाने की कोई बात हमें दिखाई नहीं देती है। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय जाते हैं, जो जिले के अंदर कांग्रेस के टाइम काम शुरू हुए उन कामों के उद्घाटन के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीएससी का उद्घाटन उन्होंने 3 बार तो कर दिया, एक ही पीएससी का। वो मंडरेला गए, मंडरेला जाके उन्होंने चुड़ैला पीएससी का उद्घाटन। वो मंडावा आए, क्योंकि महल और राजघराने की पार्टी है तो गढ़ के अंदर गए और गढ़ से उन्होंने चुड़ैला का पीएससी का उद्घाटन कर दिया।
फिर वो फतेहपुर गए और फतेहपुर में जाते जाते उन्होंने चुड़ैला पीएससी का उद्घाटन कर दिया। मेरे मंडावा के अंदर सीवरेज का काम जो हमारे इस टाइम पर मंजूर हुआ, शुरुआत हुई, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री महोदय से, सीवरेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री महोदय से बाड़मेर में करवाया जाता है, बांसवाड़ा में, और उसी को मुख्यमंत्री महोदय भी कुछ दिन पहले अपनी सूची में लेकर आए कि नगर पालिका मंडावा की सीवरेज का काम जो है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। इतनी ललक आपको क्यों है उद्घाटन करने की, लोकार्पण करने की? आप अपने काम करते। होना तो ये चाहिए था, अभिभाषण के अंदर आपने जो बोला, आप बताते कि आपकी सरकार जब सत्ता में आई आपने ये बजट पारित करा, वो काम शुरू हो गया, हमने इसका शिलान्यास करा और हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं। सभापति महोदय, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और रखने के कुछ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन संकल्प पत्र के पेज नंबर 14 पर आपने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग जनों को पेंशन 1500 प्रति माह करेंगे, लेकिन अभिभाषण में इसकी समय सीमा तय नहीं करी गई। संकल्प पत्र के पेज नंबर 9 में आपने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 12,000 प्रतिवर्ष करेंगे, लेकिन अभिभाषण के अंदर इस बात का कोई जिक्र नहीं है। 4-4 महीने से तो पेंशन नहीं मिली है लोगों को, उसके बारे में बताना चाहिए यहाँ पर सरकार को कि वो क्यों नहीं मिल रही है। हमें लगता है कि लोकसभा की 11 सीटें हारे हैं, इसलिए केंद्र भी इनको पैसा नहीं दे रही है, पैसे के अभाव में काम नहीं कर पा रहे हैं। आपने कर्मचारियों के लिए संकल्प पत्र के पेज 9 पर लिखा, पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने एवं कर्मचारियों के वेतन एवं लाभों को समय पर देने का संकल्प लिया। सभापति महोदय, इन्होंने स्थानांतरण नीति तो नहीं लाए, लेकिन धर्म, जाति और समाज के आधार पर स्थानांतरण करा इन लोगों ने, और उस समय स्थानांतरण करा जब बच्चों की परीक्षाएं सर पे थे। विशेष धर्म को लेकर आपने लोगों को प्रताड़ित किया, विशेष समाज के लोगों को लेकर आपने प्रताड़ित किया है। आपकी स्थानांतरण नीति कहाँ गई? तो आपके कथनी और करनी में कितना फर्क है यहाँ पर सब लोग ये जानते हैं। ओपीएस का कोई जिक्र नहीं, एक भ्रामक अस्पष्ट अभिभाषण यहाँ पर महामहिम राज्यपाल महोदय से पढ़वाया गया। सभापति महोदय, अभिभाषण में ये साफ तौर पर कहा गया कि पिछले अभिभाषण में कहा गया कि वर्ष 2025-26 में 1.25 लाख कर्मचारियों की भर्ती का वादा किया अभिभाषण में। पिछले साल की भर्ती पूरी हुई नहीं, क्योंकि अभिभाषण में तो बताया नहीं कि उन 1.25 लाख के अंदर कितनी भर्ती हमने दे दी, कितने लोगों ने ज्वाइन कर दी और कितनी बची है। वो भर्ती पूरी नहीं हुई। जो भर्ती पूरी नहीं हुई उसको जोड़कर इस बार अभिभाषण में घोषणा कर दी कि हम 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे। आपने कोई स्पष्ट नहीं कहा। आपके जो विभाग है उनके विज्ञापन तो आ रहे हैं, लेकिन किस पद के लिए आप भर्ती निकाल रहे हैं उसके बारे में आपकी स्पष्टता नहीं है। हमारा जो युवा बेरोजगार आपकी तरफ देख रहा है, और भर्ती सरकारी विभाग में हो जरूरी नहीं है। सभापति महोदय, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं है, निजी क्षेत्र भी है। आपको ये स्पष्ट नीति बतानी चाहिए कि आप निजी क्षेत्र के अंदर युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके की नीति आप अपनाने जा रहे हैं ताकि सरकारी नौकरी के साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं को नौकरी मिल सके। सभापति महोदय, राइजिंग राजस्थान के बारे में यहाँ पर बहुत चर्चा हुई। अब आप देख लें, दिसंबर 2024 के अंदर 35 लाख करोड़ के एमओयू निवेशकों के साथ किए गए, आनन फानन में किए। 13 महीने बाद सरकार खुद कह रही है, आपके लोगों ने भी यहाँ पर वक्तव्य दिए हैं कि केवल 8 करोड़ के एमओयू धरातल पर आए हैं। 8 करोड़ के एमओयू धरातल पर आए हैं 13 महीने बाद भी। कोई नहीं, 8 लाख करोड़ मान लो ना, 8 लाख तो केवल 20% ही काम धरातल पर दिख रहा है। ये तो सरकार खुद स्वीकार कर रही है।
सभापति महोदय, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि राजस्थान का वातावरण पूरा खराब हो चुका है। नाक तक गले तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। यहाँ पर अपराध इतनी तादाद में बढ़ गए हैं। पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं है, बिजली की यहाँ व्यवस्था नहीं है। इसलिए जिन्होंने MOU करे हैं वो MOU करने के बाद भी यहाँ पर अपनी फैक्ट्री या अपना काम चालू करना नहीं चाहते। तो सरकार को चाहिए था कि वो अभिभाषण में स्पष्ट करते कि हम और क्या सुविधाएं उन लोगों को देना चाहते हैं जो यहाँ पर अपने काम को, अपनी फैक्ट्रियों को लेकर आते हैं। हम उनको सुविधाएं देंगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करती हूँ कि राज्य का अन्नदाता बड़ी उम्मीद लेकर बैठा हुआ है। दिसंबर 2025 के अंदर कुछ समय के लिए तापमान बढ़ा, जनवरी 2026 के अंदर तापमान गिरा। अचानक से पाला पड़ने, ओलावृष्टि होने की वजह से किसानों की खेती खराब हो गई। उसका क्योंकि हमारे यहाँ पर पाले का मुआवजा नहीं होता है, लेकिन सरकार को चाहिए वो इन अन्नदाताओं की तरफ ध्यान दे और गिरदावरी करवा कर जल्दी से जल्दी इन किसानों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय भारत। श्री शत्रुघ्न जी गौतम। महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव जी बागड़े के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की कार्य योजना का प्रतिबिंब समाज में एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जाता है। ये एक ऐसा अभिभाषण है जिसे सरकार आने वाले बजट में विकास उन्मुखी बजट के और विकसित राजस्थान 2047 का विजन इस अभिभाषण में लिया गया है। सर्वप्रथम मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि इस अभिभाषण में समाज के सभी वर्गों को उल्लेखित किया गया है। किसी भी देश में सबसे बड़ी ताकत या किसी भी प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत युवा होते हैं, और युवा यदि सकारात्मक होते हैं तो उस प्रदेश की, उस देश की अलग पहचान होती है। यही कारण है कि इस देश के युवाओं ने एक ऐसे व्यक्ति को 3 बार इस देश का प्रधानमंत्री बनके और जनता के बीच काम करने का मौका दिया गया है। पारदर्शिता और निष्पक्षता हमारी सरकार के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, और शिक्षा के उसमें कल माननीय कोटा उत्तर से आने वाले सदस्य बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से लेकर कॉलेज तक RSS ने कब्जा कर लिया। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि RSS एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा विचार का संगठन है जो देश के अंदर रचनात्मक काम, चाहे कोरोना की विश्व विभीषिका हो या कोई भी कार्य हो, एक अलग पहचान के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाना जाता है। हम ऐसे संगठन को हमारा आदर्श माने जो अलगाववादी है। एक डॉक्टर दिल्ली के अंदर 9 नवंबर को आतंकवाद के रूप में बम विस्फोट करता है, क्या हम उस संगठन को हमारा आदर्श माने? मैं कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कल कह रहे थे, बड़ी बड़ी विकास की बातें कर रहे थे कि हमने ऐसा किया। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, माननीय धारीवाल साहब आज सदन में नहीं है, कि कोटा में घुसते ही जो पुलिया बनाई है, जो 7 फेरे खा के और कोटा में प्रवेश करते हैं, वो 7 फेरे वाली पुलिया किसके लिए बनाई? सीधे भी बन सकती थी। क्या सोच है आपका? क्या करना चाहते हो? मैं निश्चित रूप से, आप 3 बार राजस्थान प्रदेश के, जब 98 में आप सरकार बनी तो आप नगरीय विकास मंत्री बने, जब 8 में सरकार बनी आप नगरीय विकास मंत्री बने, जब 18 में सरकार बनी तो आप नगरीय विकास मंत्री बने। मैं कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद भी दूंगा कि कोटा का नक्शा बदला है, लेकिन ऐसे नहीं लोन लेके घी पिया है और कोटा का नक्शा बदला है। कोटा की जनता ने आपको राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, लेकिन आप राजस्थान का नक्शा बनाने का रोड मैप तैयार करते तो राजस्थान की जनता को लगता कि ये भी बोलना चाहिए था कि जब रिंग रोड के ऊपर चाकसू में
22 लाख रुपए बीघा की जमीन आपने एक्वायर करी और रिंग रोड पे 35,000 रुपए गज की जमीन आपके कार्यकर्ताओं को आवंटित कर दी गई। जब मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया तो पता चलता है कि वो फाइलें गायब हो गई। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन सब आवंटनों को निरस्त करिए। 10,000 करोड़ का घोटाला जेडीए के माध्यम से आपकी सरकार ने किया गया, सबसे बड़ा घोटाला है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य आपको मतलब 2 साल हो गए मगर नियम का आपको पालना नहीं है। इस सदन के और वक्ता के बीच में खड़े नहीं रहेंगे सदस्य। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, आने वाले सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बात कही। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं मेरे विधानसभा के क्षेत्र की बात करूंगा कि शिक्षा को नाती का बाड़ा किसने बनाया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या आमूलचूल परिवर्तन किए। जब मैं 2000 में सरपंच बना तो मेरे गांव में 10वीं का स्कूल था। राजस्थान में यशस्वी वसुंधरा जी की सरकार थी, हम 10 बार आए और जब वसुंधरा जी ने हमको 10वीं से 12वीं की स्कूल की तो पूरे गांव के 3000 लोगों ने आके सरकार को और घनश्याम जी तिवारी और मुख्यमंत्री जी को स्वागत किया, अभिनंदन किया। जब 2013 में विधायक बनने का मौका मिला तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में 51 ग्राम पंचायतें थी और 51 ग्राम पंचायतों में मात्र 19 सीनियर स्कूल थे। केकड़ी कस्बे में 2 सीनियर स्कूल थे, एक सीनियर स्कूल बॉयज, एक सीनियर स्कूल गर्ल्स। सरवार कस्बे में 2 स्कूल थे, एक सीनियर स्कूल बॉयज और एक गर्ल्स स्कूल। जब वसुंधरा जी ने 2015 के बजट में कहा कि हर ग्राम पंचायत में मेरे गांव में रहने वाली बेटी जो अंतिम छोर पे गांव में 10वीं पढ़ने के बाद 11वीं में जाती है, माता पिता अलाउ नहीं करते और उसकी शादी कर देते, वो स्कूल नहीं जा पाती। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने 2015 के बजट में एक साथ 5,500 स्कूल खोलने का ये काम किया था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माननीय सभापति महोदय, मेरे ग्राम विधानसभा में जब विधायक बना 19 स्कूल थे और बाद में जब वसुंधरा जी की सरकार ने हर ग्राम पंचायत में स्कूल खोले तो 54 स्कूल थे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब जब आपको लगा कि हम नहीं आएंगे तो 22-23 में मेरे केकड़ी ब्लॉक में 34 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 8 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और 1 रेजिडेंशियल स्कूल। सरवाड़ ब्लॉक में भी इसी तरह 39 और 8 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम और 1 स्कूल 48 स्कूल और सावर ब्लॉक में भी 36 स्कूल। माननीय सभापति महोदय, केकड़ी की जनसंख्या आज 50,000 है और केकड़ी में 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बॉयज, गर्ल्स और पायलट, और सरवार की जनसंख्या 20,000 है और वहां पे 6 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आपने खोले, आपने उसके लिए बजट एलोकेट किया होता, आपने अध्यापक लगाए होते, आपने टीचर लगाए होते और किया होता। आज आप ये कहते कि साहब ऐसा हो गया 2 साल के अंदर। मैं कहता हूं कि ये पवित्र सदन है, सबको चिंता करनी चाहिए। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन आपके किए हुए काम जीवन भर याद रखते हैं। आप ऐसे उदाहरण दें कि हमने ये किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डीएमएफटी में अभी राजस्थान की सरकार ने, जिला प्रशासन ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 55 करोड़ रुपए स्कूल के कमरों के लिए दिए हैं। लेकिन जब समीक्षा कर रहा था, आज भी 220 स्कूल ऐसे हैं जहां पे कमरों की जरूरत है, जहां बच्चे बाहर बैठ के पढ़ते हैं। क्या ये 2 साल के अंदर हो गया? कौन जिम्मेदार है कि 2 साल के अंदर हो गया? आप आज सड़क की बात करें, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की कहानी मैं सुनाना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने सड़कों में महत्वपूर्ण घोषणाएं की। 9 एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात कही, उनमें से एक ब्यावर भरतपुर और एक ब्यावर भरतपुर और किशनगढ़ कोटपुतली पे लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया और डीपीआर भी बन गई। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण सड़क है, जो सड़क राजस्थान की एक हृदय स्थली है, केकड़ी से जयपुर से लेके भीलवाड़ा। ये सड़क 2008 के अंदर जब आपकी सरकार थी, इसका टेंडर निकला और टेंडर में 212 करोड़ रुपए की लागत इस सड़क की बनाई गई। उस सड़क के अंदर 212 करोड़ में एक एसपीएमएल ओम कोठारी ग्रुप, जिसके कंसल्टेंट आपकी सरकार के मुखिया के जो भी थे, उस सड़क का टेंडर हुआ और उस सड़क 2012 में स्वीकृत हुई 212 करोड़ रुपए की। सड़क को बनाना था 20 महीने में, सड़क बनी 40 महीने में। 2024 में आपने टोल चालू किया, 2014 में आपने टोल चालू किया और टोल के अंदर
आपको बैंक के 200 करोड़ का लोन लिया, आपको बैंक की किस्त के लिए 10 लाख रुपए देने थे, डेली के टोल आता था 6 लाख रुपए डेली। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने मार्च 2018 के बजट में टोल माफ किया। अब आपको लगा कि अब क्या करें, हर कंसेशनर का उस पर्सोनेट में उस समय सीमा में टाइम बढ़ा दिया गया। आपने टाइम नहीं बढ़ाया, आपने एक एप्लीकेशन देके टाइम स्पेंड किया। जब 2018 के दिन आचार संहिता लगी, माननीय सभापति महोदय, आपने विड्रॉ कर लिया और विड्रॉ करके आप आर्बिट्रेशन में चले गए। आर्बिट्रेशन से ऑर्डर हुआ कि 580 करोड़ रुपए सरकार देगी ठेकेदार को, और सरकार ने कोई उचित माध्यम से पैरवी नहीं की। 58 करोड़ रुपए सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को दिए। सरकार हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में आपने पैरवी नहीं की। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी आपने पैरवी नहीं की और सुप्रीम कोर्ट में हार गए। जब आया पीडब्ल्यूडी की सड़क थी, एक ही दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी से ऑर्डर हुए, एक ही दिन में फाइनेंस से ऑर्डर हुए, फाइल क्लियर हुई, 200 करोड़ रुपए ठेकेदार को दिए गए, 150 करोड़ रुपए टोल ले लिया गया, 58 करोड़ रुपए एक दिए। ऐसा रास्ता आप ही जानते हैं कि 200 करोड़ रुपए लगाने के बाद 400 करोड़ रुपए 5 साल में ले ले और उस ठेकेदार का कुछ नहीं बिगड़े। किसकी मेहरबानी थी? माननीय सभापति महोदय, यह आज महत्वपूर्ण सड़क है, इस पे 8 विधायक हैं। माननीय सदन के नेता, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की भी इसमें सड़क है, 8 किलोमीटर उनके विधानसभा क्षेत्र में आती है। माननीय बगरू से आने वाले कैलाश जी की भी सड़क है, 8, 10, 12 किलोमीटर इनकी भी आती है। चौकसू से आने वाले माननीय सदस्य रामोतार जी की भी सड़क है, 10 किलोमीटर उनकी भी है। प्रेमचंद जी जो फागी से आते हैं, दूदू से आते हैं, उप मुख्यमंत्री जी की भी सड़क है करीब 30 किलोमीटर की। टोडा राय सिंह मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य मंत्री महोदय कन्हैयालाल जी की भी सड़क है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की भी 40 किलोमीटर की सड़क है। लाला राम जी बेरवा की भी सड़क है 50-60 किलोमीटर की, और उदयलाल जी बड़ाना की भी सड़क है, ये 193 किलोमीटर की सड़क। आज रोजाना दुर्घटनाओं में काल का घास बनते हैं, बच्चे मरते हैं, छात्र मरते हैं। कौन जिम्मेदार है, कौन इसका माथे है? मैं कहना चाहता हूं डोटासरा साहब, सीबीआई से मांग कराने की आप लेटर लिखे सब मिलके, और इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो दोषी हो जिसको सजा हो। हम इस पे हमारी जिम्मेदारी कहीं तय होनी चाहिए, हमारी जवाबदेही कहीं तय होनी चाहिए। हम आते हैं एक दूसरे पे लगे। आज राजस्थान 2 साल में बर्बाद हो गया। आपने तो आबाद किया था, आपकी वजह से राजस्थान। माननीय सदस्य, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आपने गिनती कराए विधायक है, मेरे मेवाड़ के सारे विधायक इसी रोड से आए। अगर ये बन जाए तो शॉर्ट पड़ती है। धन्यवाद। इस सड़क, धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। ये राजस्थान की मुख्य सड़क है और यही बात मैं कहना इसलिए चाहता हूं